आज से पेरिस में ओलंपिक की शुरुआत होगी और आज ओपनिंग सेरेमनी होगी, लेकिन इससे पहले एक भयंकर बवाल पेरिस में हो गया। फ्रांस में आगजनी और तोड़फोड़ के चलते रेल नेटवर्क ठप हो गया। पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हुआ। लंदन पेरिस रेल सर्विस भी बुरी तरह प्रभावित हुई। 8 लाख सवारी इस घटना के असर से परेशान हुए और कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। वहीं शाम में आज ओलंपिक का आगाज़ भी होना है। इसको लेकर ज़बरदस्त तैयारियां की गई थी। डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं पेरिस, जहां संवाददाता संजय सूरी मौजूद हैं। संजय जी, बताइए, ये बड़ा बवाल ओपनिंग सेरेमनी से पहले। तो ये पेरिस का मोपनास स्टेशन है, जहाँ पे कई गाड़ियाँ आज सुबह नहीं पहुँच पाईं और ये TGV की ट्रेन थी जो कि बहुत तेज़ गति से चलती हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार है उनकी, और कई जो हिस्से हैं फ्रांस के उनको पेरिस से जोड़ती हैं। ये ट्रेन इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 जगह पर ट्रैक पे आग लगा दी गई, जो कि नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से जो ट्रेनें हैं यहाँ नहीं पहुंच पाई, और लगभग 8 लाख पैसेंजर्स को इससे असर पड़ा है। उनके जो है जर्नी, उनका जो यात्रा है उसमें काफ़ी डिले आई है। उसके पश्चात जहाँ पर आग लगी थी उसको वहाँ पर मरम्मत कर दी गई है, तो वहाँ पर अब ट्रेन चालू है। लेकिन जो इतनी ट्रेन डिले हुई हैं, जो इतनी ट्रेन कैंसिल हुई हैं, इसका असर तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये मान के चल रहे हैं लोग कि शायद कई लोग जो आज शाम की पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी पे आने वाले थे, अब शायद कोई लेट ट्रेन लेकर पहुँच पाएंगे। लेकिन भय ये है कि अगर पहले दिन इतना कुछ लोगों ने कर दिया तो भविष्य में लोग क्या करेंगे, और बड़ी कोशिशें हो सकती हैं कि लोग करें कि किसी न किसी तरह इस गेम्स को रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेम्स का मज़ा ख़त्म हो जाए। तो पुलिस और सिक्योरिटी की जो एजेंसीज अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ निश्चित नहीं है कि ये गेम्स उस तरह चल पाएंगे जिस तरह की सोचा था, जिस तरह की प्लान बनाया था। और आज भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेन नदी के किनारे ओपनिंग सेरेमनी होगी। परंपरा से हटकर इस बार एथलीट सेन नदी के दोनों किनारों पर नाव से परेड निकालेंगे। संजय जी, बताइए, ओपनिंग सेरेमनी की क्या तैयारियां हैं? तो आज शाम को यहाँ पेरिस में ओलंपिक्स आरंभ, लगभग 7:30 बजे सेरेमनी शुरू होगी। 3 घंटे 45 मिनट चलेगी। काफ़ी लंबी सेरेमनी रहेगी। उसमें क्या क्या होगा हमें नहीं बताया गया। इस बात को गुप्त रखा गया है ताकि लोग आएँ, देखें और हैरान हों कि क्या क्या नहीं हो रहा। बहुत कुछ होगा। हमें पता है कि जो एथलीट हैं वो स्टेडियम के बीच में से गुजरने वाले नहीं हैं, बल्कि कश्तियों पर गुजरेंगे रिवर सेन के ऊपर, जो कि शहर के बीच में से बहती है, और 6 किलोमीटर तक ये नाव की यात्रा चलेगी। बताया जाता है कि इसमें करीब 7,000 एथलीट शामिल होंगे, यानी कि 7,000 जो है खिलाड़ी एथलीट 94 किश्तियों पर बैठेंगे। देखने की बात यह है कि 206 देश हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या कुछ कश्तियों पे एक देश से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन अमेरिका देखिए 592 एथलीट लेके आ रहा है, वो कहाँ एक वोट पे पूरे आएंगे। भारत के 117 हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो बहुत ही छोटे देश हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या कई देशों के एथलीट एक किश्ती पे आ जाएंगे क्या? अथॉरिटीज़ का कहना है, यहाँ पे जो है सरकारी लोग हैं उनका कहना है कि ये पूछिए मत, बस बैठ के देखते जाइए क्या होता है और हम कैसे करते हैं। खूब इंतज़ाम किए गए हैं। पेरिस के ऊपर 6 घंटे कोई उड़ान नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि लाइटिंग की प्रोजेक्शन होगी आसमान पर, और इसमें फ्रेंच माहिर हैं, बहुत उनका अनुभव है और बहुत उनके स्किल हैं। ख़ास तौर पे आप देखें, आईफिल टावर के ऊपर हर किस्म के रोशनी के प्रोजेक्शन होते हैं, और इस दफ़ा बिल्कुल लाजवाब उसमें एक प्रदर्शनी होने वाली है। किश्तियों पर तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो आईफिल टावर पे होगा वो भी देखने वाली बात है। तो कई देशों के नेता आए हुए हैं, करीब 100 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने खिलाड़ियों को देखेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि आगे मेडल कौन जीतता है। फ़िलहाल सबकी नज़र ओपनिंग सेरेमनी पर है।
शुक्रिया संजय जी। और बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। भारत के ओलंपिक मिशन के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए विपिन भट्ट है हमारे साथ। विपिन जी, इस बार कैसा दल है और कितने पदक की उम्मीद हम कर सकते हैं? पेरिस ओलंपिक से भारत को बहुत सारे पदकों की उम्मीद है और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं उम्मीदों का ओलंपिक। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बार जो भारतीय दल है वो कैसा दिख रहा है। 117 खिलाड़ी हैं कुल इस बार और पहली बार जो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे ऐसे 72 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जिसमें से 70 पुरुष हैं और 42 महिला खिलाड़ियों का ये दल है। किस तरीके से हमने पिछले ओलंपिक्स में टीम्स भेजी हैं। 2012 में 83 खिलाड़ी गए थे, 2016 में भी 117 खिलाड़ियों का दल था, 20 में 121 अब तक का सबसे बड़ा दल रहा और इस बार फिर 117 खिलाड़ी हमारी तरफ से पदक की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। किस राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हरियाणा और पंजाब डेफिनेटली यहां से काफी खिलाड़ी आते हैं, 24 और 19 यहां आंकड़ा दोनों राज्यों का। इसके अलावा तमिलनाडु से 13 है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की भागीदारी दिखाई दे रही है। 7-7 खिलाड़ी इन राज्यों से पहुंचे हैं। पिछले ओलंपिक के कौन कौन से मेडलिस्ट हैं जिन्होंने पूर्व में ओलंपिक में पदक जीते हैं? नीरज चोपड़ा साहब पदक लेकर आए, सोना दिलाया इन्होंने हमको। पीवी संधू, इन्होंने भी मेडल दिलाया ओलंपिक्स में भारत को। मीराबाई चानू लगातार ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करती आई हैं। लवलीना ने भी मेडल दिलाया था और पुरुष हॉकी टीम पिछले ओलंपिक्स में आपके लिए ब्रॉन्ज लेकर आई थी। तो इन्हीं मेडलिस्ट से इस बार भी उम्मीद होगी नीरज साहब का भाला जाकर सीधा सोने को भेज दे, पूरा देश ये दुआ मनाएगा। निखत जरीन से उम्मीद होगी कि ऐसा घूसा चलाएंगी, ऐसा पंच मारेंगी कि सोना ही गिरेगा। सत्विक और चिराग की जोड़ी से बैडमिंटन में हम उम्मीद रख रहे हैं और साथ ही पीवी संधू एक बार फिर भारत को वो ग्लोरी, वो कीर्ति दिला सकती हैं अपने परफॉर्मेंस से। मीराबाई चानू में वो दमखम है कि वो सोना ही उठा दें सीधा मेडल के तौर पर। लवलीना से भी उम्मीद रहेगी कि बॉक्सिंग में कमाल करके दिखाएंगी और भारत के लिए एक चमचमाता पदक लेके आएंगी। इन पर भी नजर है। तो अंतिम पंघल रेसलिंग में कमाल हो सकता है, यहां पर मेडल आ सकता है। अमित पंघल बॉक्सिंग में भारत की उम्मीद बन सकते हैं। सिफ्ट सांब्रा अच्छा कर रही है परफॉर्म, बहुत नाम हो रहा है इनका, निशाना लगा सकती है सोने पे। मनु भाकर भी एक इवेंट में, जो कि डिफरेंट इवेंट है जहां ये दोनों शामिल होंगी, गोल्ड ला सकती है। विनेश फोगाट से भी रेसलिंग में देश को बड़ी उम्मीदें हैं और दीपिका कुमारी जिनके तीर निशाने पे बैठते हैं, इस बार उम्मीद है कि सोने पे ही जाके सीधा लगेंगे। पिछले ओलंपिक्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा कहेंगे हम। 1 गोल्ड लाए थे, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज। उम्मीद करेंगे कि नीचे के साइड के जो मेडल हैं इस बार सोने में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। और अब जानिए कि किन खिलाड़ियों से, जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि पदक लाएंगे, तो उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। विपिन जी, एक नजर डालते हैं कि जिन एथलीट से इस बार हम पेरिस ओलंपिक में पदकों की उम्मीद कर रहे हैं उनका हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड, 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, 2024 पावो नूरमी गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसी साल 2024 में गोल्ड। रिकॉर्ड देखिए, कहां टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का रिकॉर्ड निकाला था, उसके बाद 85.97 और फिर उसी को रिपीट किया 85.97। उम्मीद है इस बार भाला इससे और आगे जाके गिरेगा, लेकिन गोल्ड तो इनके नाम ही आएगा। पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर जीत के आई थी, 2020 में भी टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को दोहराया, सिल्वर लाई। इस बार गोल्ड की उम्मीद लेकर उतरेंगे और पूरा देश भी उनसे वही उम्मीद लगाएगा। मीराबाई चानू का परफॉर्मेंस लगातार जारी है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर और 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर। इस बार सोने के लिए वह जोर लगाएंगी और भारत को पदक में तालिका में ऊपर लेके जाएंगी। लवलीना का जो मुक्का है वो भी जम के चमक रहा है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पे उन्होंने मुक्का मारा था और 2023 आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड ले आई थी। उम्मीद इस बार पेरिस से गोल्ड लाने की हम कर सकते हैं। निखत जरीन, इनका भी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास रहा है। 50 किलो बॉक्सिंग में कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में खिताब अपने नाम किया और 2023 में भी वो खिताब इनके नाम पे रहा। 2024 ओलंपिक्स में भी सोना ला सकती हैं भारत के लिए। इस तरह सात्विक और चिराग की जोड़ी,
उम्मीदें बहुत हैं। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या इस बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी बनेगी ये जोड़ी, उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम पंगल आप उनका प्रदर्शन देखिए। 53 किलो कैटेगरी में वुमेन्स रेसलिंग 2023 वर्ल्ड चैंपियन है, 2023 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर लेकर आई हैं और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला था। इस बार इनके नाम की भी काफी ज्यादा चर्चा है और अमन सहरावत से भी उम्मीद की जा रही कि रेसलिंग में पुरुषों में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ये इस बार भारत के लिए पदक ला सकते हैं। 2022 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड उठाया था और 2023 एशियन चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उम्मीदें इनसे काफी बड़ी हैं। इस बार पूरा दल भारत के लिए पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ देता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया विपिन जी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। अगस्त सीरीज की आज शुरुआत थी और ये शानदार शुरुआत रही। बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। डिटेल समझते हैं यतीन मोता से। यतीन बताइए आज लूजर्स और गेनर्स का हिसाब किताब क्या रहा? देखिए आज जबरदस्त दिन था भारतीय बाजारों के लिए। हम केवल 150 पॉइंट दूर हैं 25,000 निफ्टी से। और निफ्टी गेनर्स की बात करें आज तो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको मजबूती दिखाई पड़ी। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस, यहाँ रिजल्ट्स के बाद लगभग 10% का आपने अपर सर्किट देखा। सिप्ला ऑल्सो रिजल्ट्स के बाद लगभग 5% का मूव। दिवीज लैब और भारतीय एयरटेल में शानदार खरीदारी का माहौल आपको देखने को मिला। निफ्टी में केवल 3 ही लूजर्स थे, ओएनजीसी, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर। बहुत ही मिनिमलिस्टिक गेन्स आपने दूसरे एनर्जी स्टॉक्स में भी देखे। तो कहीं ना कहीं आज एनर्जी पैक थोड़ा नरम दिखा। लेकिन मिड कैप गेनर्स की बात करें, पेटीएम मंजूरी मिलने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री से स्टॉक में 10% का अपर सर्किट। भारत फोर्ज, एम्फोसिस, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में शानदार खरीदारी का माहौल रहा। जहां तक कि मिड कैप लूजर्स का सवाल है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मैनकाइंड फार्मा में बड़े एक्विजिशन के बाद आरवीएनएल, फेडरल बैंक और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में दिखाई पड़ी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज नीचे के लेवल से काफी आपको रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ा। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक में आपको काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो बाजार में तेजी का क्या है सीक्रेट? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटीज राहुल सिंह ने मौजूदा बाजार में निवेश रणनीति पर खास बातचीत की है। इस दौरान राहुल सिंह ने कहा कि बैंकिंग में अगले 6 महीने में ग्रोथ बढ़ेगी, वहीं फार्मा सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इलेक्शन के पहले से और इलेक्शन के बाद ये जो है रोटेशन जो है ये शुरू हो चुका है कि ये जो सेक्टर्स बहुत अच्छा कर चुके हैं वहाँ से हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, क्योंकि आज के दिन में हमें ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि जब वैल्यूएशन बढ़ती है ये इन सेक्टर्स में तो रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर मैं वही देखूं, जैसे हम बैंक्स की बात कर रहे थे कि रिस्क अब 5-10 बेसिस पॉइंट निम्स की रह गई है, लेकिन वैल्यूएशन अब इस लेवल पे है कि हम वहां से वो उतना रिस्क ले सकते हैं। सिमिलरली आईटी में वो सिनेरियो थी जब रिजल्ट्स आने के पहले। मुझे लगता है फार्मा एक ऐसा सेक्टर है, हालांकि आईटी और कंज्यूमर लाइमलाइट में है, लेकिन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां की हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की भी चिंता नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी आ रही है। वैल्यूएशंस बढ़े हैं, बट वैल्यूएशंस अभी भी अगर मैं पूरे मार्केट से कंपेयर करूं तो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव सेक्टर्स में अगर मैं देखूं तो आईटी में बॉटम हो गया है, लेकिन ग्रोथ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फार्मा आई थिंक ग्रोथ आ रही है, तो मुझे सबसे अच्छा फार्मा सेक्टर लगता है। तो कंज्यूमर में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक बात तो है कि एक ऊपर से अगर हम ऊपर वाली व्यू लें, टॉप डाउन व्यू लें, तो ये बहुत क्लियर है कि डिफेंसिव सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाने का टाइम आ गया है। बजट में सरकार ने डायमंड इंडस्ट्री को भी राहत देने की कोशिश की है। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। बजट पर डायमंड इंडस्ट्री की क्या है प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। जीतू भाई, कैसा लगा बजट? काफी अच्छी घोषणा की है सरकार ने। ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी नाबूद की है और लिक्विडाइजेशन जो 2% था वो भी नाबूद किया है। अब तक क्या था कि रॉ मटेरियल के लिए दुबई और बेल्जियम पर हमको निर्भर रहना पड़ता था, वहाँ से माल परचेस करना पड़ता है। ये इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से सीधे माइनस इंडिया में बिजनेस कर पाएंगे और हमारे जो छोटे व्यापारी वो भी ऑनलाइन इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाला भाई, आपके खुद के हीरो के कारखाने हैं, क्या इस बजट से आप खुश हैं? रफ डायमंड में जो 5% इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो नाबूद हो गई
और 2% जो लेवी थी वो भी नाबूद होगी, उससे ज़्यादा फायदा है। और भी ये बजट में जो आशा थी वो हमें मिली। आप हीरा कारीगर है, आप इस बजट से क्या खुश हैं? हाँ, ये बजट से खुश हैं। फिर आगे के लिए और हमको चाहिए ना, हमको आगे और सरकार देगी तो अच्छा है ना। हमको नौकरी पर वो तनख्वाह बढ़ेगी इसकी लेने के लिए तो अच्छा है। आज समझे कि सरकार इससे मंजूर है। फिर हीरा किसी को तो बहुत परेशानी हो रही है, 3-3 हज़ार आ रही है, 4-4 हज़ार आ रही है, काम धंधा है नहीं है। ये सरकार करेगी तो आगे के लिए हमारी तनख्वाह तो बढ़ेगी। तो बिल्कुल ऑक्सीजन पर आ गया जो डायमंड कारोबार है, उनमें बजट में जो 2-3 अच्छी बातें आई है, उनसे लगता है कि ये बिजनेस है वो फिर से पटरी पर आ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इधर स्टील इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर आई है। स्टील स्क्रैप पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। हमें जानकारी मिली है कि इस मुद्दे पर गठित सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। बजट सेशन के बाद होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्टील स्क्रैप पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर आ सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहम स्टील स्क्रैप है, उस पर जीएसटी की दरों में कटौती हो सकती है। दरअसल इस मुद्दे पर जो पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और कहा है कि जो मौजूदा स्टील स्क्रैप पर जो जीएसटी 18% है, इसको घटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे स्टील स्क्रैप पर स्टील कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में अभी दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर स्टील स्क्रैप जो होते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई करते हैं और वो जीएसटी नहीं चुकाते हैं, लिहाजा स्टील कंपनियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट अटक जाता है। ऐसे में जो नुकसान है उसको कम करने के लिए यही सुझाव सब कमेटी ने दिया है कि इस पर जो जीएसटी की दर है 18% से घटाकर 12% या उससे भी कम कर दिया जाए। इससे स्टील कंपनियों का नुकसान कम हो जाएगा। और जहां तक जो अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर्स हैं, जो जीएसटी एक तरह से इवेड करते हैं, चोरी करते हैं, उस चोरी पर भी लगाम लगेगी। एक सुझाव यह भी था कि इस पर जो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर बात बनी नहीं है, वित्त मंत्रालय इसके पक्ष में नहीं है, लिहाजा ज्यादातर चांसेस यही हैं कि जो स्टील स्क्रैप पर जीएसटी की दर है उसमें कटौती हो सकती है। अगली बैठक में जीएसटी काउंसिल की बैठक जो बजट सत्र के बाद होने वाली है, उसमें इस पर फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं। रिहायशी कॉलोनियों, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, सड़क, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। मुंबई के कई इलाकों में भीषण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। दूसरी तरफ पुणे में भी तेजी से बहुत तेज बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि वाहन डूब जा रहे हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भारी भरकम लोहे का कंटेनर भी पानी में बह गया। वहीं लवासा और रायगढ़ में लैंडस्लाइड से लोगों के बीच दहशत का आलम है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। कोल्हापुर में राधानगरी डैम के 4 दरवाजे खोले गए हैं। डैम के ओवरफ्लो होने के चलते दरवाजे खोलने पड़े। लगातार बारिश के कारण कई झीलें भी उफान पर है। और महाराष्ट्र ने देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से लेकर गुजरात तक देश के कई राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल बरसात लोगों के जी का जंजाल बन गई है। बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदी के किनारे टूट रहे हैं। इस वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। गुजरात में जोरदार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। सूरत, वडोदरा, कच्छ, सौराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। अब तक बाढ़ और बारिश से 63 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में पानी के नीचे डूब गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की उम्मीद और मजबूत हो गई है। बराक और मिशेल ओबामा ने कमला हैरिस की दावेदारी का समर्थन कर दिया है। मिशेल ओबामा और बराक ओबामा ने फ़ोन पर कमला हैरिस से बात की और उनकी तारीफ की। कमला हैरिस ने समर्थन देने के लिए ओबामा और मिशेल ओबामा को थैंक यू कहा है। वहीं कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की है। हालांकि सेल्फ डिफेंस की इजराइल की दलील को उन्होंने माना है, लेकिन ये भी कहा है कि गाज़ा के संकट को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इजराइल गाज़ा युद्ध समाप्त करने का वक्त आ गया है।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। Co-powered by